डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें सामान्य विज्ञान से संबंधित 10 से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मनीष समतल दर्पण के सामने 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। देखिए, मनीष नाम का कोई व्यक्ति या लड़का, बालक समतल दर्पण के सामने खड़ा है। समतल दर्पण बिल्कुल सिंपल प्लेन जैसे मैं बना रहा हूं, समतल दर्पण। देखिए, दर्पण क्या होता है? एक प्रकार से कांच होता है और जिसके आर पार देखा जा सके। कांच के तो आर पार अपन देख सकते हैं, परंतु जब उसकी एक सतह पर पॉलिश कर दें, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ इस एक सतह पर इसकी पॉलिश कर दी, उस पॉलिश को बोलते हैं रजत पॉलिश। क्या बोलते हैं? रजत पॉलिश। रजत का शब्द जो है ये पर्यायवाची शब्द चांदी का, यानी कि Ag, चांदी, सिल्वर, और AgNO3 की पॉलिश होती है, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। जब कांच की एक सतह पर रजत पॉलिश कर दी जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर दी जाती है, तो दर्पण बन जाता है। ठीक है। अब ये जो दर्पण है, इस दर्पण के सामने, जैसे मान लीजिए मैंने यहां दर्पण बना दिया, ठीक, और इधर इसके ये पॉलिश कर रखी है पीछे की सतह पर, और यहाँ कोई मनीष नाम का बालक यहाँ खड़ा है, जिसकी दूरी कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर की दूरी पर है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का एक नियम है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के अंदर, उसकी दूरी, प्रतिबिंब यानी कि दर्पण के अंदर बन रहा है, उसकी दूरी भी पीछे की तरफ 4 मीटर ही होगी। यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु है, कोई व्यक्ति या वस्तु हो सकती है, जितनी दूरी पर समतल दर्पण से वस्तु की होती है, उतनी ही दूरी पर अंदर पीछे की ओर वो प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर मनीष जब 4 मीटर की दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब टोटल हो जाएगा 8 मीटर की दूरी। ये दूरी कितनी होगी? 8 मीटर। परंतु आगे ये बोल रहा है कि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलता है। यानी कि मनीष पहले 4 मीटर था दर्पण से दूरी पर, अब 1 मीटर खिसक करके यहां आ गया, तो ये अब कितनी दूरी पर हो गया? अब इसकी दूरी होगी 3 मीटर। मनीष की और दर्पण की दूरी कितनी है? 3 मीटर की दूरी है। तो मनीष और प्रतिबिंब की दूरी देखिएगा, मनीष और प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो मनीष ये जो बालक है और प्रतिबिंब इसका पीछे की ओर बन रहा है, ये भी बनेगा 3 मीटर की दूरी पर, यहां प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 3 और 3 6 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 मीटर होगा। क्लियर? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घरों में विद्युत उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? हम घरों में जो विद्युत उपकरण जैसे बल्ब है, पंखा है, कूलर, फ्रिज, ये सब काम में लेते हैं, तो जोड़ने के लिए 2 क्रम होते हैं। एक तो होता है समांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। लेकिन घरों के अंदर हमेशा समांतर क्रम में ही उपकरणों को जोड़ा जाता है। अब समझेंगे इसको क्यों जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए, समांतर क्रम का मतलब है कि ये कोई एक तार है, वायर है, और यहां अपन ने बल्ब लगा दिया, फिर उसी के आगे अपन ने एक पंखा लगा दिया, फिर उसी के आगे अपन ने एक ट्यूबलाइट लगा दी। तो ये जो क्रम है ये कहलाता है श्रेणी क्रम। ये कौन सा क्रम है? ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं लगाते हैं? अगर हम इसको श्रेणी क्रम में लगा देंगे, तो मान लीजिए अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, या बल्ब का स्विच अपन ने यहां से बल्ब का स्विच बंद कर दिया, तो आगे के जो उपकरण है उसके अंदर भी धारा नहीं बहेगी। बल्ब के फ्यूज होने पर या खराब होने पर या स्विच के बंद करने पर आगे के परिपथ में धारा बंद हो जाएगी, यानी कि पंखा और ट्यूबलाइट भी नहीं जलेंगे। एक तो कारण ये है। दूसरा जो कारण है कि अपने घरों में जो लाइट आती है वो आती है 220 वोल्ट की। ठीक है। अब देखो, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उपकरणों को, जैसे मान लीजिए ये यहां अपन ने एक बल्ब लगा दिया, फिर आगे एक तार और आया, उसके अंदर वहां से अपन ने एक ये पंखा लगा दिया, ठीक है, फिर आगे से हो रहा है अपन ने एक ट्यूबलाइट लगा दी। तो ये क्रम जो है, ये बोर्ड, इसके लिए बटन है अलग अलग, बल्ब का बटन अलग है, पंखे का अलग है ना, और ये ट्यूबलाइट का अलग है।
तो यहाँ क्या होगा कि अगर बल्ब फ्यूज भी होता है तो आगे के परिपथ में पंखे के लिए है ना ये अलग वायर है और इसके लिए अलग, ये कौन से क्रम में, देखो समांतर का मतलब एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समानांतर है, जैसे रेल की पटरियां होती हैं समानांतर एक दूसरे के, तो वैसे ही ये समानांतर हैं। तो ये जो समांतर क्रम है पैरेलल जो है, इसमें जो वोल्टेज है वो एक समान रहता है, यानी कि समांतर क्रम में प्रत्येक उपकरण में वोल्टेज 220 ही होगा, बल्ब के अंदर भी, पंखे के अंदर भी और ट्यूबलाइट के अंदर भी। समांतर क्रम में जो वोल्ट है वो वोल्ट एक समान रहता है, जबकि श्रेणी क्रम में धारा एक समान रहती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा एक समान रहती है जबकि समांतर क्रम में वोल्ट एक समान रहता है। तो घरों में 220 वोल्ट की लाइट आ रही है, तो ये हो सकता है कि बल्ब के अंदर धारा अलग होगी, पंखे को धारा अलग मिलेगी और ट्यूबलाइट को धारा अलग मिलेगी, लेकिन वोल्ट जो है वो 220 ही होगा सभी उपकरणों के लिए, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट के उपकरण है, अपने उपकरणों पे लिखा हुआ भी आता है 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये 220 वोल्ट के ऊपर ही काम करेंगे। तो इसीलिए हम घरों के अंदर जो उपकरण लगाते हैं उनको समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, एक चीज और, घरों में जो जो खंबा है, अपने घर के नजदीक खंबा है, वहां से जो बिजली का तार अपने घर के अंदर जो मीटर लगा होता है वो मीटर होता है एमीटर। कौन सा मीटर है वो? एमीटर। तो जो एमीटर है वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है ना, उसके आगे फिर ये वायर आ गया, यहाँ फिर एक फ्यूज तार भी लगाते हैं अपन मुख्य स्विच के पास, है ना, एमीटर के पास में जो एमसीबी होता है, आजकल तो एमसीबी यूज करने लग गए, फ्यूज तार जो है वो लगाते हैं, वो भी हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में लगाने से फायदा ये है, एमसीबी को श्रेणी क्रम में लगाते हैं ताकि आगे के जो उपकरण है, अगर विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है तो आगे के उपकरणों को जलने से बचाने का काम करता है फ्यूज तार या एमसीबी जो है, ये एक सुरक्षा युक्ति है। तो एमीटर को फ्यूज तार या एमसीबी को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। चलिए फिर आगे अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब फिजिकल चेंज, फिजिकल का मतलब होता है ठोस, द्रव्य, गैस, उसकी अवस्था बदलना या रंग रूप आकार आकृति बदलना, ये तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक अवस्था तो बदलती बदलती है, साथ में उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसको सबसे आसान तरीका याद करने का यह कि भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु के अंदर बदलती है, उसका परिवर्तन होता है, तो वो वापस से अपन वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जबकि रासायनिक के अंदर कोई एक वस्तु है, उससे अगर कोई दूसरा उत्पाद बन गया तो वो उसको वापस अपन प्राप्त नहीं कर सकते पुनः। ये रासायनिक परिवर्तन का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है। अब एग्जाम में चाहे कोई भी ऑप्शन आ जाए आपके गलत नहीं होंगे। देखो, भौतिक में क्या होता है, पदार्थ की अपन वापस प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये एक उत्क्रमणीय होता है और ये अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। पानी का बर्फ में बदलना, हम जानते हैं कि पानी को ठंडा करेंगे तो पानी बर्फ में बदल जाएगा और बर्फ को गर्म करेंगे तो वापस पानी बदल जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसका सही आंसर तो यही है। बाकी के ऑप्शन देखें अपन, लोहे में जंग लगना, लोहे की वस्तु पर जंग लग गया है तो उसका संक्षारण हो गया, जंग लगने को बोलते हैं संक्षारण, विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो जंग लगा हुआ लोहा है इसको वापस वैसा का वैसा अपन प्राप्त नहीं कर सकते, ये रासायनिक परिवर्तन है। मानव में पाचन, पाचन का मतलब भोजन का पाचन, अगर भोजन अपन ने पचाना शुरू कर दिया और भोजन का पाचन हो गया है तो उस भोजन, पचित भोजन को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे फल का पकना, फल अगर पक चुका है तो वो वापस कच्चा नहीं हो सकता, रासायनिक परिवर्तन है। कागज को जलाना, ठीक है ना, कोयले को जलाना, जलाने को बोलते हैं दहन, ठीक है ना, विज्ञान की भाषा में दहन बोलते हैं, तो यह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। दूध से दही बनना, दूध है, दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको आपके जो पास बुक्स हैं, लेकिन उनको याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि आपको किस प्रकार से उनको याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? देखो, ऊर्ध्वपातक पदार्थ क्या होता है, हम जानते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं।
ठोस अवस्था, ठोस, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, तरल बोल दीजिए। तीसरी है गैस अवस्था। चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। क्या नाम है चौथी अवस्था का? प्लाज्मा, ठीक है। और पांचवी जो अवस्था है वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। आइंस्टाइन और बोस जो है वैज्ञानिक है, उनके सम्मान में रखा गया है, उन दोनों ने इसके बारे में बताया था। पांचवी अवस्था प्लाज्मा जो चौथी अवस्था है, ये सूर्य में तारों में पाई जाती है। और ठोस द्रव गैस तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, आपने खूब नाम सुना है। लेकिन पांच अवस्था यहाँ आपको पांच अवस्था याद रखनी है। अब देखिएगा ये जो अपने यहाँ बात करेंगे वो सॉलिड यानी कि ठोस की, और जो दूसरी स्टेज है लिक्विड तरल अवस्था की, और तीसरी जो गैस अवस्था है। ये जो पदार्थ होती है इनकी अवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं। जैसे बर्फ है वो ठोस है, गर्म करेंगे तो लिक्विड स्टेज में यानी कि द्रव अवस्था में आ जाएगा, पानी बन जाएगा। लिक्विड जो है द्रव्य को और गर्म करेंगे तो गैस स्टेज में आ जाएगा, जलवाष्प बन जाएगी, ठीक है। ठंडा करेंगे तो गैस से वापस लिक्विड बन जाएगा, और ठंडा करेंगे तो वापस सॉलिड हो जाएगा, बर्फ बन जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट ही गैस अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि लिक्विड जो अवस्था है वो नहीं आती है उन पदार्थों के अंदर, ठीक है। तो उन पदार्थों को कहते हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ। तो इसके जो तीन चार एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं। यानी कि ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना, और गैसीय अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में बदलना, दोनों कंडीशन इसमें, ठीक है। पुनः गैस से ठोस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ये ऊर्ध्वपातक जो पदार्थ है उसमें एक तो होता है कपूर। कपूर का जो नाम है वो नेफ्थेलिन है। नेफ्थेलिन की गोलियां, जो सफेद रंग की गोलियां आती है मार्केट के अंदर, अपने कपड़ों वगैरह में डालते हैं, घरों के अंदर संदूक में डालते हैं कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा के लिए, या फिर टॉयलेट बाथरूम के अंदर अपन कपूर जो है वो यूज करते हैं ताकि बदबू नहीं आए। तो ये कपूर जो है वो वही कपूर है, उसे नेफ्थेलिन भी कहते हैं। दूसरा जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ है ये है आयोडीन। आयोडीन जिसका सिंबल प्रतीक चिन्ह आई है। आयोडीन एक अधातु है, और अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। देखिए धातुएं चमकीली होती हैं, धातुओं की विशेषताओं में आता है कि धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म उसमें आता है, धातुएं चमकीली होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, है ना? लेकिन अधातु एक आयोडीन एक ऐसी अधातु जो चमकीली होती है। और अगला एग्जाम्पल ऊर्ध्वपातक पदार्थ का नौसादर। नौसादर बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं नौसादर। तो ये तीनों ही तो क्या है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। इनको गर्म करेंगे सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाएंगे, ठंडा करेंगे वापस गैस से सॉलिड में आ जाएंगे। पहला ऑप्शन रखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, Na का मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड नमक, नमक जो अपन घरों में यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। चलिए फिर अपना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि यदि माता वाहक तथा पिता सामान्य हो तो कितने लड़कों में हीमोफीलिया होगा? देखिएगा इसमें ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, और बिल्कुल सिंपल सा है कि फंडा है इसका, एक तरीका है। चाहे हीमोफीलिया रोग हो या वर्णांता रोग हो, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, जब व्यक्ति के चोट लगती है तो उसका रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि लगातार खून बनता बहता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, पूरा खून बह जाएगा। यह आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। दूसरा वर्णांता जो रोग है, वर्णांता यानी कि वर्ण माने होता है कलर, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग या कलर ना। वर्ण अंधता, वर्णांता रंगों की अंधता, मुख्य रूप से लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है व्यक्ति। तो ये जो वर्णांता है, इसके इसे ही को अंग्रेजी में बोलते हैं अपन कलर ब्लाइंडनेस। कलर यानी कि वर्ण, रंग, ब्लाइंड यानी अंधा, ब्लाइंडनेस अंधता। तो दोनों ही रोगों से क्वेश्चन आ जाए तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही आनुवंशिक रोग है और लिंग सहलगन रोग है। लिंग सहलगन का मतलब मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर पुरुष की बात करें तो कितने हैं, 45 तो सेम है, और जो 46वां गुणसूत्र है पुरुष के अंदर होता है, यानी कि ऐसे बनाते हैं अपन, 46 जो है उसमें से 44 प्लस 45 होता है एक्स, और 46वां वाई। स्त्री के अंदर क्या होते हैं 44, ठीक है, और 45वां एक्स, और 46वां भी एक्स होता है। तो हमें ये जो एक्स और वाई जो है गुणसूत्र, ये लिंग गुणसूत्र है, इन्हीं के कारण ये
यानी कि इन रोगों के जो जीन है वो इन्हीं गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। तो इस प्रकार से इस रोग को कहेंगे अनुवंशिक रोग। अनुवंशिक रोग यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हीमोफीलिया रोग को शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम ये जो महारानी विक्टोरिया जो है इंग्लैंड में, शाही परिवार, उसके अंदर देखने को मिला था, इसलिए इस रोग को शाही रोग भी कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर 44 जो गुणसूत्र हैं ये कायिक गुणसूत्र हैं, इनको ध्यान में नहीं रखना है। हमें जो लिंग गुणसूत्र है एक्स वाई और एक्स को ध्यान में रख के इसका प्रश्न करना है। अब देखिए सामान्यतः क्या होता है, सामान्य अवस्था के अंदर एक्स और एक्स स्त्री के अंदर सामान्य स्त्री है, बीच में आपको एक गुणा का निशान लगाना है और फिर करना है पुरुष एक्स और वाई। ये चाहे पहले कर दीजिए, ये स्त्री के लिए और ये पुरुष के लिए मैंने कर दिया। अब देखिए यदि एग्जाम के अंदर आता है सामान्य स्त्री, तो आपको दोनों एक्स एक्स ऐसे लिखने हैं, सामान्य पुरुष के लिए दोनों के लिए ऐसा लिखना है। अगर ऐसे आ जाए कि वाहक माता स्त्री जो है वो कैसी वाहक है, तो आपको किसी भी एक अक्ष के ऊपर एच लिख देना। एच, एच का मतलब क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है ना। अगर वर्णांत आ जाए तो सी कर देना, जैसे एक्स और एक्स लिखा अपन ने तो सी कर देना है, किसके लिए, वाहक के लिए, ठीक है, एक को करना है। दूसरा अगर ऐसे आ जाए कि रोगी माता, माता कैसी इस बार रोगी है, माता रोगग्रस्त है, तो दोनों के ऊपर एच एच कर देना है हीमोफीलिया के लिए तो। और अगर माता रोगी है वर्णांता के लिए तो दोनों पे सी सी कर देना है। ये तो बात हुई स्त्री के लिए। पुरुष देखो, पुरुष कभी भी वाहक नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक एक्स गुणसूत्र है। तो यहां पर अगर पुरुष के लिए आता है तो पुरुष सामान्य और पुरुष दूसरा है रोगी, एच आ जाए लिखा हुआ है यहां तो रोगी है ना, और चाहे सी आ जाए तो भी रोगी है, वर्णांता के लिए रोगी है। यानी कि कहने का मतलब स्त्री कैसी हो सकती है, एक्स एक्स यानी कि सामान्य, दूसरी वाहक यानी कि एक्स और एच। हेमोफीलिया का क्वेश्चन है तो एच लिख दो, और वर्णांता का है तो यहां सी लिख देना, ऊपर एक छोटा सा सी है ना। और रोगी है तो उसके लिए दोनों के ऊपर, दोनों जो एक्स है उन दोनों के ऊपर एस लगा देना है। ठीक, अब आपको ये कंफर्म हो गया कि प्रश्न में क्या दिया गया है, वाहक माता, तो हम ये लेंगे, ये कंडीशन दी गई है माता के लिए। और पिता के साथ सामान्य, तो चलिए करते हैं इसको। ये ले लिया मैंने यहां पर वाहक माता एक्स, एक्स के ऊपर एच, ठीक है ना, गुणा का निशान लगा दिया, यानी कि संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, पिता के साथ सामान्य एक्स वाई। अब देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसे गणित में अपन गुणा करते हैं कि पहली संख्या को इस दूसरे की पहली संख्या के साथ में लिख दो, यानी कि x और x को मैंने यहां लिख दिया, x x का मतलब पुत्री। दूसरा यहां पर इस x को इस अगले के y के साथ ले लिया तो एक्स वाई हो गया, ठीक है, यानी कि इस x का नंबर इन दोनों के साथ आ गया। अब इस दूसरे x का नंबर लेंगे पहले इस x के साथ, तो क्या हो जाएगा x और x h, ठीक है ना, ये इसके साथ में आ गया। फिर इसी x का नंबर आएगा अगले इस y के साथ, तो क्या हो गया x और y, तो इसके ऊपर h लगा देना है क्योंकि यहां x के ऊपर h लगा है। अब देखिएगा यहां पर 50% तो पुत्री है, ये पुत्री है और ये भी पुत्री है, यानी कि 4 में से 2 तो पुत्री हैं, 50%, और 2 पुत्र है, एक पुत्र ये रहा और एक पुत्र ये रहा, एक्स वाई एक्स वाई। अब क्वेश्चन ये कई प्रकार से पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत संततियां, देखिए यहां पर कितने प्रतिशत संततियां रोगी हैं, तो रोगी तो सिर्फ ये एक ही है, यानी कि 25% ही है, 4 में से एक, ये तो रोगी है पुरुष, ये तो वाहक है ना, ये रोगी नहीं है, ये जो महिला है स्त्री है ये वाहक है। रोगी पूछ रहा है कितने प्रतिशत कुल में से। दूसरा पूछ सकता है कितने प्रतिशत इसमें सामान्य है, तो सामान्य 2 सामान्य है ना, 50% हो गई, 4 में से 2 सामान्य। कितने प्रतिशत वाहक है, तो 25% वाहक हो गई। क्लियर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दिया जाए, कितने प्रतिशत पुरुष रोगी हैं, पुरुष, पुरुष तो देखो 2 ही थे, एक ये रहा और एक ये रहा, रोगी कितना है, यानी कि 1, तो 2 पुरुष है, 2 में से 1 यानी कि 50%। केवल पुरुष की बात हो रही है, तो पुरुष कुल कितने हैं, 2 ही तो है पुरुष, एक ये रहा और ये रहा, तो केवल पुरुष की बात होती है, यानी कि पुत्र की बात होती है, तो उस समय हमें यानी कि 2 में से ये देखना है कितने हैं, दोनों है तो 100%, दोनों में से एक है तो 50%, ठीक है। तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या था, तो कितने लड़कों में, लड़कों की पूछ रहा है, कितने लड़कों में, 4 में से 2 लड़कों में हीमोफीलिया, यानी कि 2 में से 2 लड़कों में से एक लड़के के हीमोफीलिया है, तो आंसर हो जाएगा 50%। क्लियर। देखिए ये इसको थोड़ा बार बार आप देखोगे इस वीडियो को, तब आपके ये पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ इसको समझोगे ध्यान से, ऐसे न्यूमेरिकल ये टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको आप अपनी जो बुक्स हैं
उनमें और भी खूब एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनसे करके देखोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए ये भोजन की बात कर रहा है। हम जो भोजन करते हैं, भोजन की परिभाषा यह है कि ऐसा पदार्थ जिससे सजीव को ऊर्जा मिले और जो वृद्धि और विकास में सहायक हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर कागज खा जाएगा तो उसे ना तो उसको ऊर्जा मिलेगी, ना उसकी वृद्धि होगी, ना विकास होगा, है ना। तो भोजन की परिभाषा है, भोजन किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे सजीव को क्या मिले, ऊर्जा मिले और जो वृद्धि और विकास में सहायक हो। तो ऊर्जा वाले तो तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इन तीन से तो ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। बाकी भोजन में क्या बचा, विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण लिखा है, विटामिन होते हैं, ठीक है ना, और जल होता है, और एक चीज और, रेसे होते हैं। ये जो रेसे होते हैं, इन रेसों को कहते हैं रेफेज। क्या कहते हैं, एक विशेष नाम दिया गया है, रेफेज कहते हैं। ये जो रेसे हैं इनको रेफेज नाम दिया गया है, ये रेफेज लिख दिया मैंने। तो ये जो रेफेज हैं ये सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेलुलोज के। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें निश्चित अनुपात के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, वसा, खनिज लवण, विटामिन और रेसे और जल हो। तो ये चीजें होती हैं भोजन में, ठीक। अब बात करते हैं ऊर्जा की। देखिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, अनाज में होता है। गेहूं, मक्का, बाजरा, है ना, चावल, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और जैसे आलू है, आलू के अंदर स्टार्च होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। गन्ना है, गन्ने में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज अपन जो पीते हैं पाउडर, ग्लूकोज का पाउडर, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट से तो हमें मिलती है एनर्जी 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। यानी कि 1 ग्राम अगर अपन कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। किलो कैलोरी का मतलब है यानी कि 4000 कैलोरी बोल दीजिए की बात है। प्रोटीन से हमें मिलती है 5 किलो कैलोरी, ठीक है ना, प्रति ग्राम 5। और वसा जो है, वसा होता है मुख्य रूप से घी में, तेल में, है ना, घी के अंदर, तेल के अंदर, चिकने वाले पदार्थ में वसा बोल दो या फैट बोल दो या लिपिड बोल दो, एक ही बात है। तो उससे हमें मिलती है 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी मिलती है। यानी कि 1 ग्राम अगर वसा खाएंगे तो इसीलिए हमें उससे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए घर वाले हमें लड्डू जो है ना, घी के लड्डू खिलाते हैं ताकि हमें अधिक ऊर्जा मिल सके। अब देखिए यहां पर प्रोटीन किस में होता है, प्रोटीन मुख्य रूप से होता है दाल के अंदर और मांस, मछली, अंडों में। दाल के अंदर क्यों होता है, क्योंकि दाल जो है उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम नाम का सहजीवी जीवाणु होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेगा और पौधे को दे देगा, और पौधे को अगर नाइट्रोजन और मिल जाती है तो उसमें प्रोटीन बनता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन दाल के अंदर, ठीक है ना। सोयाबीन दाल में होता है 30 से 40% के बीच में, 30 से 40% के बीच सोयाबीन के अंदर। दूसरा, दालों का राजा जो है वो चने को कहा जाता है। चना जो है उसको दालों का राजा कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसे बहुत सारे व्यंजक बनते हैं, मिठाइयां वगैरह खूब बनती हैं। और खनिज लवण आप जानते हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी खनिज लवण हमें चाहिए, आयोडीन वगैरह, वो सारे खनिज लवण में आते हैं। खनिज लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से भी कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, जल से भी कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, और रेफेज से भी कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा हमें इन तीनों से ही मिलती है। क्लियर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। देखिएगा हमें पहले एक साइकिल को समझना होगा। मैं यहां एक डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये मनुष्य है और हम जानते हैं कि मनुष्य के बाईं तरफ, यानी कि ये जो इसका वक्ष है, वक्ष मतलब छाती या सीना, ठीक है ना, यहाँ इसके जो बाईं तरफ यहाँ हृदय होता है वक्ष गुहा के अंदर। 1000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में यानी कि दाईं तरफ भी हो सकता है हृदय, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों के अंदर अपने जो है वो बाईं तरफ पाया जाता है वक्ष गुहा में। तो यहाँ ये जो हृदय है, ये मनुष्य की बात हो रही, तो मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कोष्ठक में बटा होता है। ये इधर वाला जो भाग है बायां भाग, ठीक है ना, कौन सा भाग है, तो बायां भाग, ठीक है। और इधर वाला जो भाग है वो ये है दायां भाग। क्लियर। तो 4 चेंबर है। ऊपर वाला जो चेंबर है ये तो है आलिंद, और ये भी आलिंद, ठीक है ना, ए लिख देता हूं मैं आलिंद के लिए। और ये नीले, और ये भी नीले, ए लिख दिया मैंने यहाँ, नीले और नीले।
क्लियर। अब देखो क्रियाविधि को समझते हैं। हृदय क्या काम करता है? हृदय रक्त को धकेलने का काम करता है, पंप का काम करता है। अब मान लीजिए हमारा ये जो पैर है, ये पैर है मनुष्य के, इन पैर के अंदर जो कोशिकाएं हैं या हाथ के अंदर जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में श्वसन क्रिया हो रही है। तो मैंने यहाँ कुछ कोशिकाएं बना दी, ये लीजिए पैर की या हाथ की कोशिकाएं। कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस चाहिए और CO2 गैस बनती है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि इन कोशिकाओं ने श्वसन कर लिया और इन कोशिकाओं से पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें कहते हैं केशिका। ये कोशिकाएं हैं और कोशिका से क्या जुड़ी हुई है? केशिका जुड़ी हुई है। केशिका का मतलब केस, केस का मतलब होता है बाल, यानी कि बाल जितनी बारीक, बाल जितनी पतली होती हैं, कैपिलरीज बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये जो केशिकाएं हैं, ये बहुत सारी, जैसे ये कोशिकाएं हैं, इनसे भी केशिकाएं जुड़ी हुई हैं। ये केशिकाएं आपस में मिलकर के बनाती हैं शिरा। क्या बनाएंगी? शिरा। मैं लिख देता हूं यहां पर शिरा। ठीक है, बहुत सारी शिराएं, जैसे इधर से आ गई शिरा, उधर से भी शिरा आ गई, ये सारी शिराएं मिलकर के क्या बनाएंगी? महाशिरा। और ये महाशिरा इस दाएं आलिंद में आकर के खुलती है। यानी कि जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? जिस रक्त के अंदर CO2 है, ठीक है ना, इस अशुद्ध रक्त में CO2 है, तो CO2 तो हमारे लिए हानिकारक, उसको तो शरीर से बाहर निकालना है। तो ये रक्त कहां लेकर आएगी? ये दाएं आलिंद में लेके आएगी। ये ऊपर वाला बॉक्स क्या है? दाया आलिंद। दाएं आलिंद से रक्त आएगा दाएं नीले में, और दाएं नीले से एक यहां एक नलिका निकलती है। यह नलिका जाती है फेफड़ों के पास। हमारे जो फेफड़े ना, उन फेफड़ों के पास, मैं फेफड़े बना रहा हूं ऐसे ही, ठीक है, नहीं फेफड़ों के पास ये जाएगी। देखो ये जो नलिका जा रही है यहां से दाएं नीले से, इसका नाम है, फेफड़ों के पास आती तो फुफ्फुसिये बोलते हैं। फुफ्फुसिये यानी कि फेफड़ों के पास, फुफ्फुसिये। अब देखो मैंने क्या बताया, ये जो इधर है ये शिरा है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, चाहे शिरा हो चाहे महाशिरा हो, अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि CO2 वाला रक्त बहता है, ये याद रखना है। लेकिन ये फेफड़ों के पास जो जा रही है फुफ्फुसिये, इसका नाम है फुफ्फुसिये धमनी। ये इसका अपवाद है, यानी कि धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये फुफ्फुसिये जो धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये इसका अपवाद है, इसको याद रखना आपको। ये क्या है? ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फुफ्फुसिये धमनी है। फुफ्फुसिये यानी कि फू का लो फुफ्फुसिये, ध का लो धमनी। फुफ्फुसिये धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि CO2 वाला रक्त है। फेफड़ों के पास यहाँ जो वायु कुपिकाएं हैं, वहां CO2 को तो छोड़ दिया, और रक्त के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। हमारी जो RBC है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को कैच कर लेगा। और यहाँ जो फुफ्फुसिये शिरा, ये जो आ रही है फेफड़ों से इधर, इसका नाम क्या है? फुफ्फुसिये शिरा। मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, फुफ्फुसिये शिरा लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ये जो फुफ्फुसिये शिरा है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में कैसा रक्त बहता है? देखिए कॉमन बात है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये जो फुफ्फुसिये शिरा है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये इसका अपवाद है। यहां से शुद्ध रक्त आया, यानी कि O2 वाला रक्त आ गया कहां? बाएं आलिंद में। ऊपर वाले का नाम क्या? आलिंद। बाएं आलिंद से आएगा बाएं नीले में, और बाएं नीले से निकलेगी महाधमनी। क्या निकलेगी? महाधमनी। ये महाधमनी, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां धमनी। धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। और ये महाधमनी जो है आगे धमनी में बढ़ जाएगी, बहुत सारी धमनियां आगे चल करके केशिकाओं में बढ़ जाती हैं, और ये केशिकाएं इन कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगी। और श्वसन क्रिया, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है और उससे ऊर्जा बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। हमारी प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, और यह रक्त के अंदर घुल करके पहुंचेगी इस प्रकार से। अब देखिए ये रक्त एक बार तो अशुद्ध अवस्था में हृदय के अंदर गया, फेफड़ों में इसने CO2 को छोड़ा और ऑक्सीजन को ले लिया, और वही रक्त वापस शुद्ध होकर के हृदय में आया। 2 बार रक्त आता है, एक बार अशुद्ध अवस्था में और एक बार शुद्ध अवस्था में, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके जो क्वेश्चन है ना, यहां से कई तरीके से पूछे गए हैं। यहां जो इसमें प्रश्न क्या है? मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो देखिए शुद्ध रक्त कहां कहां? ऑप्शन देखते हैं अपन। महाधमनी, ये रही महाधमनी। ये डायग्राम आप रफली अगर बनाना चाहो तो अपनी नोटबुक के अंदर आप बना लेना। ये महाधमनी में शुद्ध रक्त है, इधर वाले में क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा, यानी कि ये जो पोर्शन है ना, ये बाया वाला, इधर शुद्ध रक्त ही है और इधर क्या है? सारा अशुद्ध रक्त है। तो ये महाधमनी तो इधर है, ठीक है ना, इसमें शुद्ध रक्त होगा। फिर है बाएं नीले में, तो देखो बाया भाग, चाहे बाया आलिंद हो चाहे बाया नीले हो, ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला नीले, दोनों के अंदर ही शुद्ध रक्त होगा।
क्लियर। और एक और है, ये कौन सी है, जो फुफ्फुस शिरा है, फेफड़ों से आ रही है, रक्त ला रही है, शुद्ध रक्त ला रही है, इसके अंदर भी शुद्ध रक्त होगा। यानी फुफ्फुस शिरा ये क्रम है शुद्ध रक्त का। फुफ्फुस शिरा से बायालिंद में, बायालिंद से बायानीले में, बायानीले से महाधमनी में, महाधमनी से धमनी, और फिर केशिका से कोशिकाओं में, ये शुद्ध रक्त पहुंच गया। और अशुद्ध रक्त का सीक्वेंस क्या है, रक्त यानी कि कहां से शुरू करेंगे अपन, यहां से शुरू करेंगे कोशिका में, केशिका, केशिका से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से दायालिंद, दायालिंद से दायानीले, और दायानीले से फुफ्फुस धमनी, ये अशुद्ध रक्त का क्रम है। क्लियर। तो ये कई बार सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है, इसका क्रम पूछ जाता है, तो हमें यहां से शुरू करना है, अशुद्ध से यहां से चलना है, फेफड़ों में, हृदय में जाना है, हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस हृदय में, फिर महाधमनी से धमनी और कोशिकाओं तक पहुंचना है। ये इसका सीक्वेंस क्रम रहेगा। क्लियर। मेरे ख्याल से आपके साथ क्लियर हो गया होगा। चाहे शुद्ध रक्त का क्वेश्चन आ जाए या अशुद्ध का आ जाए, या इसका सीक्वेंस पूछ ले कि हृदय रक्त जो है वो किधर किधर कैसे प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक। थायरोक्सिन एक हार्मोन है, मानव हार्मोन। देखिए पौधों के अंदर भी हार्मोन होते हैं, पौधों के हार्मोन जो उनके नाम आपने सुने होंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, है ना, ये मोस्टली पौधों के हार्मोन है। मनुष्य के हार्मोन जो है थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, है ना, थायमिन, ये मोस्टली, और भी बहुत सारे हार्मोन है, कैल्सिटोनिन, प्यूटोट्रिन हार्मोन। तो ये जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर के अंदर, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, एक तो अंतःस्त्रावी, और एक बहिःस्त्रावी, और एक मिश्रित। अंतःस्त्रावी क्या करती हैं, ग्रंथियां हार्मोन छोड़ती हैं रक्त के अंदर। कहां छोड़ती हैं, रक्त में, यानी कि इस ग्रंथि का मतलब गांठ है, शरीर में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं अलग अलग जगहों पे, वो ग्रंथि हैं, और वो हार्मोन बनाती हैं। हार्मोन यानी कि रासायनिक पदार्थ बनाती हैं, और वो रक्त के अंदर छोड़ देती हैं। ठीक है। अब ये रक्त में जब छोड़ती हैं तो ये, इनके लिए कोई नलिका नहीं होती है, बिना नलिका के रक्त में छोड़ती हैं, इसलिए अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। बहिःस्त्रावी ग्रंथियां जो है ये हार्मोन नहीं छोड़ती हैं। जैसे अपने बहिःस्त्रावी ग्रंथियों में बात करें कि अग्नाशय ग्रंथि, सॉरी, यकृत ग्रंथि का एग्जांपल ले लें अपन। यकृत ग्रंथि जो है ये बहिःस्त्रावी ग्रंथि है। अश्रु ग्रंथि, हमारी आंखों में जो अश्रु ग्रंथि है, ठीक है ना, त्वचा के अंदर जो ग्रंथियां है वो बहिःस्त्रावी है। और मिश्रित जो ग्रंथियां हैं वो दोनों अंतःस्त्रावी और बहिःस्त्रावी, यानी कि हार्मोन भी बनाएंगे और पदार्थ भी बनाएंगे। जैसे अग्नाशय ग्रंथि, अभी मैं नाम ले रहा था अग्नाशय का, अग्नाशय जो ग्रंथि है किसका एग्जाम्पल है, मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से पुरुष के अंदर जो वर्षण है ये मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है, और स्त्रियों में जो अंडाशय है ये भी मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है। ये मिश्रित ग्रंथियां होगी, ये बहिःस्त्रावी, और ये अंतःस्त्रावी में पीयूष ग्रंथि, है ना, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, बहुत सारी हैं इसमें और भी, है ना, अपने ये ग्रंथियां इसमें आ जाएंगी अंतःस्त्रावी के अंदर। अब देखिए, चलिए बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन हमारा जो गला है, जैसे मनुष्य की गर्दन है, और इस गर्दन में, गले के अंदर यहां होता है एच आकृति का, कैसी ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले के अंदर, एच आकृति की होती है। तो ये थायराइड जो ग्रंथि है यही थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। ठीक है ना। अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, अंतःस्त्रावियों में सबसे बड़ी ग्रंथि यही होती है, थायरोक्सिन ग्रंथि। ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि तो थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। इसकी आकृति एच आकार की होती है, और ये गले में होती है। अब ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये कब बनता है, जब इसको आयोडीन मिलेगा। ठीक है, अपन कहते हैं ना कि टीवी में, अखबार वगैरह में अपन पढ़ते भी हैं, खूब ऐड आता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हमें हमारे पूरे जीवन काल में सिर्फ 1 चम्मच आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन मुख्य रूप से काले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे काला नमक है, जामुन है ना, उनमें आयोडीन खूब होता है। तो ये जो आयोडीन हमें पूरे जीवन काल में इतना ही चाहिए। परंतु ये आयोडीन काम क्या करता है, जब हमारे शरीर के अंदर आयोडीन होगा तो ये आयोडीन क्या करेगा, इस ग्रंथि को एक्टिव करेगा। जो थायराइड ग्रंथि है ये एक्टिव हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी। क्लियर। और आयोडीन अगर नहीं खाएंगे, आयोडीन अगर नहीं खाएंगे तो थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय रह जाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। और जब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारा गला सूज जाएगा, जिसे गलगंड या घेंगा रोग या गोइटर रोग भी कहते हैं। क्लियर। तो आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है। क्लियर, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए और भी इसमें यहां पर खनिज लवण दिए गए हैं, कौन कौन से। लोहा, लोहे का काम क्या होता है, अपनी जो आरबीसी है उन आरबीसी के अंदर क्या होता है, आयरन, Fe, ये लोहा है ना। तो ये अगर रक्त के अंदर इसकी कमी हो जाएगी, आयरन की कमी, तो इसे एनीमिया कहते हैं।
रक्ताल्पता या एनीमिया बोल दीजिए की बात है, खून की कमी। सोडियम, सोडियम मुख्य रूप से हमारे लिए दो तरह से काम है, दो तरह से काम आता है। एक तो हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो संदेश को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाती हैं और वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है ना। जैसे हाथ से कोई संदेश हमारे चलता हुआ और मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो ये तंत्रिकाओं के अंदर जो संचरण होता है उसके लिए सोडियम चाहिए, सोडियम यानी कि Na। ठीक। दूसरा सोडियम हमारे शरीर के अंदर NaCl के साथ में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के साथ में होता है, जो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है सोडियम। ठीक है। और सोडियम NaCl की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी कि जिसको अपन कहते हैं पानी की कमी होना, उल्टी दस्त होने शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम जो है उसका प्रतीक चिन्ह Ca है। कैल्शियम मुख्य रूप से दांतों में और हड्डियों में होता है, और ये जो कैल्शियम है ये हमारे मांसपेशियों की गति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, मांसपेशियों की गति के लिए। दूसरा, ये जो कैल्शियम है मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनाने में भी काम आता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो मैंने सारे क्लियर कर दिए यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि, हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है ना। जैसे हमारा ये जो सर है, सर के अंदर ये जो कान है, तो ये कान के पास में यहाँ होती है। ठीक है, उसको कर्ण पूर्व ग्रंथि बोलते हैं। और एक हमारे जीभ के नीचे होती है जिसको अधोजीवा, और एक निचले जबड़े में होती है यही अधोजंब। अधोजंब और अधोजीवा और कर्ण पूर्व, ये 3 और 3 6 होती है, यानी कि 3 जोड़ी बोल दीजिए या 6 बोल दीजिए। तो लार जो ग्रंथि है यह बहिस्त्रावी ग्रंथि है, यानी कि यह हार्मोन नहीं छोड़ती है, पाचक एंजाइम छोड़ती है। एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि एक पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ, लसलसा पदार्थ, जो अपन लार छोड़ते हैं, उससे जो लार निकलती है उस लार के अंदर ये एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये लार जो है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज होता है। इस एमाइलेज का एक नाम और है, इसी का नाम है टाइलिन। ठीक है ना, एमाइलेज का ही नाम क्या है? एमाइलेज बोल दीजिए या टाइलिन बोल दीजिए, एक ही बात है। और ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, हम भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन 3 का ही पाचन होगा, तो कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज पचाएगा। यानी कि भोजन का पाचन मुंह में शुरू हो जाता है, मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। तो यहाँ अन्य जो एंजाइम्स दिए गए उनकी बात करेंगे। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो अग्नाशय ग्रंथि है, जैसे अपना आहार नाल की अपन बना रहे हैं डायग्राम, ये आमाशय हो गया। ठीक है ना, ये आगे छोटी आंत, ग्रहणी, छोटी आंत, फिर आगे बड़ी आंत, इस प्रकार से देखते हैं अपन। तो यहाँ पर ये जो आमाशय है, और ये यहाँ पर ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है ना, ये है अग्नाशय, अग्नाशय बोलते हैं पेनक्रियाज, और ये आमाशय, आमाशय को बोलते हैं स्टोमक। ठीक है, तो ये जो अग्नाशय है ये ट्रिप्सिन का स्त्रावन करती है। क्लियर। दूसरा है लाइपेज, लाइपेज का स्त्रावन भी ये अग्नाशय ग्रंथि ही करती है। लाइपेज यानी लिपिड को पचाएगा, लिपिड यानी कि वसा को। ठीक है, जो अपने घी तेल खाया उसको पचाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और पेप्सिन भी प्रोटीन को ही पचाता है, लेकिन पेप्सिन का स्त्रावन होता है आमाशय से। आमाशय यानी कि ये जो भाग है जिसको जठर भी कहते हैं, जठर बोल दीजिए, आमाशय की बात है। ठीक है, तो इसमें पेप्सिन ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो इस प्रकार से हमने बात की। एमाइलेज जो है वो लार ग्रंथियों में, यानी कि यहाँ जो मुंह के अंदर लार ग्रंथि है वहां 3 जोड़ी, वहां से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। आमाशय से पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम स्रावित होते हैं। रेनिन क्या करता है? छोटे बच्चों के अंदर जो दूध के अंदर जो केसिन होता है उस केसिन को पचाता है। ठीक है, और जो अग्नाशय ग्रंथि है ये ट्रिप्सिन का स्रावन भी करती है, लाइपेज का भी करती है, और इसमें कुछ मात्रा में एमाइलेज भी होता है इस अग्नाशय के अंदर। ठीक है ना, तीनों होते हैं। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है कि लार ग्रंथि से कौन सा होता है, तो लार ग्रंथि की बात कर रहा है केवल, तो लार ग्रंथि से एमाइलेज ही होता है, एक ही। अंतिम क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में पीत रस का स्त्रावन होता है। देखिए अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था पाचन तंत्र का, रफली ये आमाशय है ना, ये आगे फिर इस प्रकार से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत आगे, है ना, ऐसे हैं। यहां जो अग्नाशय ग्रंथि है जो इस ग्रहणी में खुलती है, यहाँ पर ये जो घुमाव है, इस घुमाव का नाम है ग्रहणी। छोटी आंत का ही भाग होता है ग्रहणी, यानी कि यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी होता है। ठीक है ना, फिर अगर क्षुद्रांतर और फिर क्षुद्रांतर, 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। यहाँ एक ऑर्गन होता है, इसका नाम है लीवर। लीवर बोल दीजिए, यकृत बोल दीजिए, एक ही बात है। यकृत को ही क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं।
ये जो यकृत है ये पीतरस बनाता है। क्या बनाता है? पीतरस। और यकृत में पीतरस बनेगा और ये स्टोर हो जाएगा पित्ताशय के अंदर। एक थैली होती है यहां पर, इसको बोलते हैं पीत की थैली बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, अंग्रेजी में गाल ब्लेडर बोलते हैं। तो पीतरस बनता तो कहां है? इस यकृत में बनता है, लीवर में। और ये कहां स्टोर हो जाएगा? इस पित्ताशय के अंदर स्टोर हो जाता है। जब भोजन यहां से यानी कि आमाशय से ग्रहणी में जाएगा तो ये पीतरस धीरे धीरे यहां नीचे इस ग्रहणी में आएगा और इधर से अग्नाशय रस भी इस ग्रहणी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो पीतरस है ये क्या काम करता है? पीतरस का कार्य है वसा का पायशीकरण करना। एक खास बात और बता दूं आपको, यकृत बहिस्रावी ग्रंथि है और इसमें से किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है। यानी कि यकृत ग्रंथि किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं छोड़ती है। ये जो पीतरस है ये पाचक एंजाइम नहीं है। पीतरस वसा का पायशीकरण करता है। वसा जो पानी के अंदर नहीं घुलती है, जैसे घी तेल पानी में नहीं घुलते हैं, तो इनका पहले पायशीकरण किया जाएगा ताकि ये इनको पानी में घोला जा सके आगे और इनका पाचन किया जा सके। ठीक है, तो उसे वसा का पायशीकरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव पाचन तंत्र में पीतरस का स्त्रावण कहां से होता है? यानी पीतरस बनता है यकृत में। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत से। तो इस प्रकार से हमने यहां पर जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे साइंस के, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को अपने ध्यान से समझा। धन्यवाद।